नमस्कार। द वर्ल्ड दिस वीक के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं डॉक्टर PM त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद ICS लखनऊ। आज आपसे बात करूंगा इस हफ्ते की तमाम सुर्खियों पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हफ्ते की जो महत्वपूर्ण खबरें होती हैं उस पर हमारे अभिषेक सर अपने एक्सपर्ट कमेंट्स देते हैं, और इस पूरे हफ्ते में जो ख़ास बात रही वो इंडो ग्रीस डिफेंस डील, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, हमारे संसद में पूर्व थल सेना अध्यक्ष रह चुके जनरल नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप संसद में लगे, और हमारे नेता प्रतिपक्ष ने जो पुस्तक अभी प्रकाशित नहीं है उसके उद्धरणों को लेकर के बताया कि किस तरीके से हमारी सरकार ने जब गलवान का संकट हुआ तो एक कठोर कार्रवाई, एक त्वरित निर्णय लेने में जिस तरीके की असमंजस की स्थिति दिखाई, उसको लेकर के बड़ा विरोध प्रदर्शन हमारे गैर भाजपाई दलों ने किया। लेकिन हमारे स्पीकर साहब श्री ओम बिरला पर आरोप लगे कि वो विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देते, वो निष्पक्ष होकर के संसद की कार्रवाई नहीं चलाते, इसलिए उन पर उनको हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया। और अब हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी के लिए भी सत्ता पक्ष की ओर से विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया, लेकिन शायद उसे अभी रोक दिया गया या उसे वापस ले लिया गया। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे हम अपने पॉलिटिकल साइंस के हेड और एक्सपर्ट अभिषेक सर से। अभिषेक, पहली बात तो ये जो इंडो ग्रीस डिफेंस डील हुई है, इसके क्या मायने हैं, इसकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, और ये भारत के लिए और यूरोप की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है? सर, इंडो ग्रीस डील जो अभी साइन हुई है, ऑब्वियस सी बात है ये इंडिया के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश में जो डिफेंस आत्मनिर्भरता है उससे वो पूरी दुनिया में एक मैसेज ये जा रहा है, स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद, कि भारत एक बहुत रिलायबल पार्टनर हो सकता है व्हेन इट कम्स टू डिफेंस एरिया जी। और दुनिया भी इसको एडमायर कर रही है कि इंडिया के जो इक्विपमेंट्स हैं, इंडिजिनस बिल्ड जो हमारा ड्रोन है, ब्रह्मोस है, उसकी ताकत को दुनिया भी देख रही है। ग्रीस और वॉर टेस्टेड है, वॉर टेस्टेड है। ग्रीस के साथ जो हमारा ये पैक्ट हुआ है सर, ये इस मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक यूरोपियन कंट्री ने हमसे डील की है, वो भी वो यूरोपियन कंट्री जो टर्की के साथ एंटी है। तो यहां से हमने ये मैसेज टर्की को दिया और पाकिस्तान को भी दिया है, और टर्की को खास तौर से कि तुम अगर हमारे दुश्मन का साथ दोगे तो हम तुम्हारे दुश्मन का साथ देंगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो आप देखिए सर, टर्की का जो ग्रीस के साथ कॉन्फ्लिक्ट है वो मेडिटेरियन सी में चलता है। टर्की का साइप्रस के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट है। इसीलिए आप देखेंगे कि हमने साइप्रस के साथ भी डिफेंस पैक्ट किया है, आर्मेनिया के साथ भी किया है। तो क्या ऐसा समझा जा सकता है कि ग्रीस के साथ जो डिफेंस डील हुई है, इससे न सिर्फ भारत की जो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की प्रक्रिया है वो बेहतर होगी, बल्कि विश्व में हमारी साख भी बढ़ेगी और तमाम दूसरे यूरोपीय देशों के साथ भी इस तरीके का पैक्ट हो सकता है। और अभी हमने देखिए यूरोपीय यूनियन के साथ ट्रेड डील किया है, मदर ऑफ ऑल डील्स, और रक्षा क्षेत्र में हमें एक नया बाजार बन सकते हैं। प्लस हम अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अपने डिफेंस तो उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम ही आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। टर्की ने हमेशा से देखिए पाकिस्तान का साथ दिया, इस्लामिक ब्रदरहुड के नाम पर, इस्लामिक नाटो में भी शामिल होने का उसने मन बनाया था। ठीक बात है। ऑपरेशन सिंदूर में टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, बड़ा स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस दिया उसने। हाँ, ड्रोन वगैरह सप्लाई भी किया। और टर्की केवल पाकिस्तान का ही नहीं सर, वो बांग्लादेश को भी देता है, मालदीव को भी देता है। तो टर्की ने इधर हाल के दिनों में अर्दवान के लीडरशिप में टर्की ने एंटी इंडिया ही स्टैंड लिया है। तो टर्की को एक मैसेज देने के लिए हमने आउटरीच अपनी बढ़ा दी यूरोप की तरफ। बिल्कुल। और आप देखिए 2023 में PM साहब ग्रीस गए थे। 40 सालों में ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो ग्रीस गए, और 24 में ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर भारत आए थे। हाँ। और अभी ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर फिर भारत आ रहे AI समिट में। प्लस आप देखिए मोदी जी साइप्रस भी गए थे। तो ऐसे ही नहीं है सर, इसके बहुत सारे मायने हैं, और स्पेशली टर्की को मैसेज देने के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इस तरीके से ये डिफेंस पैक्ट इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली बात है, हमारा इकोनॉमिकल तो है ही है उसमें, लेकिन अल्टीमेटली हमारी जो साख है, जो क्रेडिबिलिटी है, वो इससे बढ़ेगी। मतलब
कई सारे मल्टी डायमेंशनल इंटरेस्ट को सर्व करता है, हमारे मिलिट्री इंटरेस्ट को, हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को, और हमारी दुनिया में एक रसूख साख है। और सर एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ, 2023 में जब दिल्ली में G20 समिट हुआ था जी, तो आप देखिए इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर पे बात हुई। उसमें ग्रीस गेटवे है, तो उस रूट पे भी जो काम हो रहा है उसमें भी इंडिया, ग्रीस और साइप्रस, इजराइल, यूएई, ये सब मेंबर्स हैं। तो इस वजह से भी ये डिफेंस पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, ये जो लोकसभा अध्यक्ष को हमारे हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, अविश्वास प्रस्ताव, इसके बारे में कुछ बताएं, लोकसभा क्या प्रक्रिया है? और राहुल गांधी के लिए प्रिविलेज मोशन था। तो अब तो जब हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं तो न्यूज ये है कि अब वो गवर्नमेंट नहीं लाएगी। तो ठीक है, नेता प्रतिपक्ष, मतलब देखिए, पहले तो अविश्वास प्रस्ताव की अगर बात करें जी तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 94C में स्पीकर को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रावधान और प्रक्रिया दी गई है। जिसका प्रावधान यह है कि संसद के लोकसभा सदन का न्यूनतम 2 सदस्य ये प्रस्ताव ला सकते हैं। शर्त यह है कि कम से कम दूसरे 50 सदस्य उसको सपोर्ट करें। अच्छा। और जब वो ऐसा करते हैं तो उसे एक्सेप्ट किया जाता है, और अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो कम से कम 14 दिन की नोटिस के बाद फिर लोकसभा का सदन बुलाया जाता है। वहां पर जो भी स्पीकर हैं उनके ऊपर जो आरोप हैं उस पर बहस होती है। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान स्पीकर सदन का संचालन नहीं करते। अच्छा, इसीलिए ओम बिरला जी इस समय पार्लियामेंट में दिख नहीं रहे। नहीं दिख, उन्होंने मना कर दिया है। नहीं। और अगर वो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के साधारण बहुमत यानी 50% +1 से पारित हो जाता है तो स्पीकर को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। हालांकि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया। आया है, पास नहीं? जहां तक मुझे याद है 3 बार ऐसा हो चुका है। हमारे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर के ही कार्यकाल में हुआ। उसके बाद दोबारा श्री हुकुमदेव सिंह थे और तीसरी बार श्री बलराम जाखड़। और ये तीनों बड़े अपने समय के बड़े कद्दावर और बड़े मालवंकर तो मतलब पढ़ते रहते हैं, पहले स्पीकर। तो ये तीनों लोग अपने क्षेत्र के बड़े संसदीय विधा नियमों के ज्ञाता और बड़े लोकप्रिय स्पीकर रहे। तो इस बार भी खैर पास तो नहीं होगा। टीएमसी ने भी शायद सपोर्ट नहीं किया। टीएमसी ने बड़ा ही मैग्नेनिमस एटीट्यूड अपनाया कि हम अपने उदारता, सहिष्णुता और हम तो एक स्पीकर को मौका दे रहे हैं कि वो फिर से वो बेहतर आचरण दिखाए और विपक्ष को भी बोलने का मौका दें। बहरहाल स्पीकर ने भी सर मतलब ये कह करके कि लोकसभा के अंदर पीएम को खतरा था, मतलब मैं समझता हूँ ऐसा स्टेटमेंट उनको देना नहीं चाहिए। सवाल ये है कि अगर प्राइम मिनिस्टर को अपने देश की संसद के अंदर ही खतरा है बताइए, तो फिर बहुत सोचने की बात है। हमारे उनका स्टेटमेंट मैं समझता हूँ आचरण से लेकर देश की सुरक्षा व्यवस्था सब पर सवाल है। वो कई बार ऐसा होता है कि आप जो कुछ कहना चाहते हैं उसकी जगह गलत शब्दों का चयन कर लेते हैं। चाहते ना चाहते भी स्पीकर को न्यूट्रल होना पड़ता है, बट चाहते ना चाहते भी होते नहीं है, हो नहीं पाते स्पीकर। देखिए ऐसा है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि स्पीकर चाहे किसी भी सत्ताधारी दल से संबंधित हो, वो फिर स्पीकर बनने के बाद अपनी पार्टी से निरपेक्ष, अपनी पार्टी के सदस्य के रूप में काम नहीं करेगा। लेकिन जिस पार्टी के साथ आप लगातार इतने दिनों से जुड़े रहते हैं और जिसकी वजह से ही आप स्पीकर बने हैं, सही बात है, तो वो डिटैचमेंट हो नहीं पाता है, व्यवहारिक उसको फेवरिज्म दिखाई दिया जाता है। तो वो एक मानव स्वभाव का हिस्सा, बड़ा मुश्किल है ऐसा हो पाना। बहरहाल, और राहुल गांधी के खिलाफ जो प्रिविलेज मोशन का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन हमारी जो पार्लियामेंट्री बिजनेस ऑफ ट्रांजैक्शन रूल्स हैं उसमें कई सारे मोशंस दिए गए हैं, जैसे कॉलिंग अटेंशन मोशन, एडजॉर्नमेंट मोशन, सेंश्योर मोशन। और इन्हीं सब जो प्रस्ताव हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगनादेश प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, इन्हीं कड़ी में एक है विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव। यानी कि अगर संसद के कार्यप्रणाली, संसद के आचरण, संसद के गरिमा, संसद के व्यवहार, संसद के कार्य प्रक्रिया में कोई भी, वो चाहे संसद का सदस्य हो या न हो, अगर संसद के विशेषाधिकारों का हनन करता है, और विशेषाधिकार क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 105 और 194, 105 और 194 में दिए गए हैं।
परिभाषित नहीं है, डिफाइंड नहीं है, कोडिफाइड नहीं है, लेकिन है। हाँ, मतलब विशेषाधिकार हैं। और ये कहा गया है कि जैसा ब्रिटेन की पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त हैं, वही अधिकार भारत के संसद सदस्यों को होंगे, विधायिका के संसद के अंदर वो फ्रीली काम कर सके। हाँ, अब उसका उद्देश्य तो बहुत बड़ा व्यापक उद्देश्य है। और एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, बड़े स्कॉलर हुए हैं, सर रॉबर्ट मे जी, उन्होंने पार्लियामेंट्री बिहेवियर इन इंग्लैंड एक किताब लिखी है। उस किताब में उन्होंने प्रिविलेजेस को 8 तरह की कैटेगरीज में डिफाइन किया है, लेकिन इस तरीके का कोई कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन भारत में नहीं है। और हमने उसको वैसा ही हूबहू अपना लिया है, लेकिन वो परिभाषित नहीं है कि क्या क्या विशेषाधिकार हनन में आएगा या नहीं आएगा, या विशेषाधिकार हनन की परिभाषा क्या होगी, उसका वर्गीकरण क्या होगा। तो विशेषाधिकार हनन समिति ही तय करेगी कि ये विशेषाधिकार हनन हुआ है या नहीं हुआ है। और जहां तक मैं अपने भारतीय संसद की कार्यप्रणाली को देख रहा हूं, समझ पा रहा हूं, और एक छोटा सा विद्यार्थी संविधान का होने के नाते जो मेरी समझ है, मैंने अब तक ये देखा है, भारत के किसी नागरिक ने कभी भी संसद के विशेषाधिकार का हनन उतना कभी नहीं किया जितना संसद के सदस्यों ने ही अपने किया। सही कह रहे हैं। संसद के सदस्य होने के बावजूद विशेषाधिकार का हनन किया है। वो चाहे प्रोसीडिंग्स में डिस्टर्बेंस करना हो, वेल में पहुंच कर नारेबाजी करनी हो, कागज के टुकड़े फेंकने हो, और आए दिन तमाम विधानसभाओं में हमने देखा किस तरह से मारपीट, यूपी विधानसभा में राज्यपाल को बोलने नहीं दिए, क्या क्या हर जगह होता है। और जब तेलंगाना बन रहा था, उस पर बिल पास हो रहा था, तो देखिए लोग क्या क्या लेके पहुंच गए, पेपर स्प्रे आपको मैं बताऊं, ये आज से नहीं, बल्कि जो सर्च लाइट जजमेंट आया ब्रीच ऑफ प्रिविलेज पर 1956 में, ये रेफरेंस है सर्च लाइट का। उसके बाद केशव सिंह विशेषाधिकार हनन पर आया 1965 में। ये वो प्रकरण है जिसमें कि विधानसभा के अंदर हिंसक मारपीट वारदात, कुर्ते फाड़े गए, धोती फाड़ी गई, मार हुई, मारपीट हुई, गुत्थम गुत्था हुए। ये माननीय सांसद लोग, माननीय विधायक लोग कर रहे थे। और वो बहुत पुरानी बात नहीं है, जब उत्तर प्रदेश विधानसभा में कल्याण सिंह के समय जिस तरीके से विधानसभा में माइक तोड़कर मारा गया, पेपर वेट उछाले गए, सब बड़ा मतलब निंदनीय, अशोभनीय, दुर्भाग्यपूर्ण। और हाँ, चूंकि अभी यही काम अभी आप सदन के बाहर करेंगे तो FIR दर्ज हो जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर का केस चलेगा, शांति भंग की आशंका, तमाम तरीके के आरोप लगे। जब लोकपाल बिल पे अन्ना हजारे आंदोलन कर रहे थे, तो किरण बेदी वगैरह जो थी वो बड़ा मिमिक्री करती थी, तो किरण बेदी के खिलाफ भी ओमपुरी के भी खिलाफ आया था। ओमपुरी ने कुछ, अब वो दिवंगत हैं, और उन्होंने कुछ कमेंट कर दिया था, मुझे ठीक से याद नहीं है, तो उनके विरुद्ध भी विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव आया था। तो यहाँ तो राहुल गांधी ने, इक्का दुक्का मामले हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में अगर आप 100 में 90% मामले देखेंगे जब विशेषाधिकार हनन हमारे विधायिका के सदस्यों ने किया। यहाँ पे भी तो राहुल गांधी ने जो बोला है संसद के अंदर, हालांकि जैसे वो बोल रहे थे कि हमारी माँ को बेच दिया या भारत माता को गिरवी रख दिया, हरदीप पुरी साहब के बाद उन्होंने बोला, अनिल अंबानी का नाम उन्होंने लिया, तो हमें लगता है भारत माता को बेच दिया या गिरवी रख दिया, ये सब तो पॉलिटिकल सटायर होते हैं, मुहावरे जैसे लिए जाते हैं। एक बार मुझे याद है इस तरीके का बयान किसी ने संसद में दिया था, तो अटल जी ने उस पर बड़ा जवाब दिया कि कौन माई का लाल है दुनिया में जो भारत को खरीद सकने की हैसियत रखता है। आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग है सर। अच्छा है? अरे बड़ा चल रहा है। जब राहुल गांधी ने बोला तो उधर से बीजेपी की तरफ से भी किरण रिजिजू ने कहा, कौन माई का लाल है जो भारत को खरीद सकता है। हाँ, तो भाई बीजेपी के तो प्रेरणा पुरुष रहे हैं अटल जी, और उनका ये बयान बड़ा लोकप्रिय हुआ था अपने समय में। लेकिन हम तो ये बात भी सच है सर, कौन भारत को खरीद के सकता है? सदस्यों के बारे में, लोकसभा के सदस्यों के बारे में यही कह सकते हैं जो नीरज जी ने कहा था कि कहार ही जो लूट ले दुल्हन की पालकी, हालत यही है आजकल हिंदुस्तान की। वाह वाह, क्या बात है। कहार ही दुल्हन की पालकी जब लूट ले, तो आप क्या किससे शिकायत करेंगे? बिल्कुल। तो अगर नेता ही लोग लूट ले भारत को तो क्या? हाँ, जो हमारे माननीय सदस्य हैं विधानसभा के, लोकसभा के, राज्यसभा के, विधान परिषद के, इनका बहुत गंभीर दायित्व है। दायित्व होता है, सही बात कह रहे हैं। जनप्रतिनिधि हैं आप, ऑब्वियस सी बात है। लोकहित से मुद्दों को जो जुड़े हैं उनको उठाइए, सरकार पर दबाव बनाइए। कितने दिनों तक तो लोकसभा हाईजैक्ड हो गई, अब तो फिर बैठी है चलने के लिए। इसलिए बड़ा कभी कभी अफसोस भी होता है, लेकिन
जिस हाल में जीना लाजिम है उस हाल में जीना मुश्किल है। तो देखते रहिए हमारा द वर्ल्ड दिस वीक, जुड़े रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।